जय हिंद। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का 2021-22 एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल कर रहे हैं, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो इस पेपर में हम लोग पार्ट 1 को कवर कर लिया है। इसमें हम लोग पार्ट 2 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 2 हम लोग का ये है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो आपका हिस्ट्री है यानी कि इतिहास का क्वेश्चन था उसमें, और सिविक्स यानी कि आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारे पार्ट 1 यानी कि खंड क पेपर का जो खंड क था उसमें दिया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने हल कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका भूगोल जियोग्राफी का क्वेश्चन है और उसके बाद से आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे खंड ख को, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दिया जाए कि अगर आप लोग हमारे लाइव क्यूज में आना चाहते हैं, यानी कि हम लोग लाइव क्यूज खेल रहे हैं, डेली क्वेश्चन आपके बताए हुए क्वेश्चन, आपके सेंड किए गए क्वेश्चन को हम लोग लाइव क्यूज में खेल रहे हैं, उसमें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, इस लाइव क्यूज जो आपका डेमो क्लास दिया गया है इस वीडियो में यूट्यूब पे, उसमें आप लोग जाके कमेंट कीजिएगा। उसके बाद से आपको हर एक संडे में संडे को 6 बजे आपको क्या होता है, लाइव क्यूज चलता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें आके इन्वॉल्व हो जाइएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप लोग लाइव क्यूज खेलेंगे, अपने मोबाइल से ही टाइप करेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग 100% सोल्यूशन के साथ सारे पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पेपर आ रहा है। तो चलिए हमारा पेपर यहाँ पे आके खुल चुका है। चलिए इस पेपर को हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। इसका सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके, और सारे क्वेश्चन को डिटेल वाइज आप लोग देखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमको खंड ख से स्टार्ट करना है, यानी कि सेक्शन बी से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जूम कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इतना पे हमारा सेट रहेगा पेपर। चलिए ठीक है, यहाँ पे खंड ख यानी कि सेक्शन बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर, प्रश्न नंबर 15 के आपसे कहा गया है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। ठीक है, यानी कि नेम द सॉइल फॉर्म्ड बाय इरोडेड मटेरियल कैरिड बाय रिवर्स। ठीक है, यानी कि नदियों द्वारा लाए गए मृदा को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए क्या कहते हैं, बस इतना ही आपको बताना है सिंपल तरीके से। तो देखिए ऑप्शन क दिया आपका पर्वतीय मृदा, ख दिया आपका रेतीली मृदा, और ग दिया है जलोढ़ मृदा, और घ दिया है क्या दिया आपका काली मृदा। ठीक है, यानी कि आपका माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल, और आपका एलुवियल सॉइल, और उसके बाद से ब्लैक सॉइल। इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो जो नदियों द्वारा लाया गया अवशेष से निर्मित मृदा होता है वो कौन सा होता है? तो जलोढ़ मृदा होता है, यानी कि एलुवियल सॉइल जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, यानी कि ग वाला, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 क्या दिया हुआ है आपका? चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन क दिया है मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन, आपका कौन सा ऑप्शन आपका बी जो ख दिया है वन संरक्षण यानी कि आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और आपका ग दिया हुआ है जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन, और आपका डी दिया है यानी कि घ वाला वायु संरक्षण यानी कि एयर कंजर्वेशन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका जो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वन संरक्षण से। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 17 क्या कह रहा है? यहाँ पे 17 वाला प्रश्न कह रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, यानी कि विच रिवर्स इज नोन एज सैरो ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि सैरो में क्या होता है? तो आपका शोक कहते हैं उसको, यानी कि दुख ही मान लीजिए इस अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया आपका क वाला गंगा नदी, ख दिया आपका हुगली नदी, और ग दिया है दामोदर नदी, और घ दिया है यमुना नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद से आपसे पूछ दे कि बिहार जो है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कोसी नदी को कहता है। ठीक है, याद रखें कौन सी नदी? कोसी नदी को कहता है। इस तरीके से आप यहाँ से 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है? यहाँ पे 17 हो गया। अब चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 यहाँ से देखिए आ गया है, यहाँ से चलिए आपका प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, यानी कि हाउ मेनी फेडरल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो कितने हैं आपके? तो पहला ऑप्शन दिया आपका 27, ख 28, और ग दिया है 29, और घ है 30। तो आपको पता होगा पहले कितने थे? 29 थे, अब कितने हो गए? 28 हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे
19 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, यानी कि कह रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया हैव लोवेस्ट इनफैक्ट, यानी कि शिशु मोर्टिलिटी दिया है, ठीक है, रेट, यानी कि मृत्यु दर कम किसमें सबसे कम है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए कि जिस राज्य में साक्षरता दर, यानी कि जिसमें शिक्षित लोग ज़्यादा रहेंगे उसमें क्या होगा, मृत्यु दर कम रहेगा, यानी कि जब पढ़े लिखे कोई भी व्यक्ति रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे मृत्यु दर कम हो जाएगी, ठीक है, अपने आप ही, क्योंकि वो लोग अपने सिस्टम से रहेंगे अगर पढ़े लिखे हैं तो चलिए, तो इस प्रकार से आपको कौन पता है कौन सा साक्षरता दर किस राज्य में अधिक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, केरल में साक्षरता दर अधिक है और मृत्यु दर कम है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है, लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन विच ईयर नेशनल क्या कर रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, यानी कि किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, तो ऑप्शन है 2004, ख है 2005 और ग है आपका 2006 और घ दिया है 2007। तो कौन सा सही होगा आपका, तो सही हो जाएगा आपका 2005 में लागू हुआ था। इसी को महात्मा गांधी योजना से ग्रांट रोजगार योजना कहते हैं, या आप लोग इसको कह सकते हैं क्या, मनरेगा। मनरेगा क्या क्या कहते हैं लोग, मनरेगा, जिसको आप लोग कहते हैं मनरेगा कहते हैं, ये इसी को कहते हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसी को मनरेगा के नाम से जानते हैं लोग। तो ये आपका 2005 में लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का इस पेज पे खत्म हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पेज यहाँ पे आ गया है, यहाँ से अति लघुत्तरी पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लिखने बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन वाला आपका 5 था, 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको शॉर्ट में आंसर लिखना होता है इसका, वो आपका मल्टीपल चॉइस था, ये आपका लिखने वाला है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो नेम द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। कौन से इसमें से जो फैक्टर यानी कि कारक है जो आपके भूमि उपयोग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखेंगे कैसे, तो आप लोग लिखने का थोड़ा टाइटल में बता दे रहा हूँ, लिखिएगा। सबसे पहले क्या है उत्तर में, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, या कारकों के नाम निम्नलिखित है, ऐसे आप लोग फर्स्ट स्टेप में लिख देंगे। फिर उसके बाद से कौन से, तो पहला लिख देंगे कि आप इसमें लिख सकते हैं, आप लोग जल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको तापमान यानी कि टेम्परेचर लिख सकते हैं। उसके बाद से आप लिख सकते हैं सूर्य ताप लिख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग क्या लिख सकते हैं, बारिश लिख सकते हैं। ये सब क्या होता है, आपके जल क्या बोलते हैं, भूमि उपयोग को प्रभावित से सारे लोग करते हैं, ठीक है। और भी इसमें आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो वो आप लोग लिख सकते हैं। जल प्रवाह लिख सकते हैं, मिट्टी भी इसके ही इसी में आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, आपका धरातल आ जाएगा। ये सब क्या है, ये आपके भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपको शॉर्ट में लिखना है, 2-3 लिख सकते हैं। चलिए, बांगर और खादर मिट्टी में 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है। 2 अंतर बताना है, वेरी सिंपल आप लोग क्वेश्चन बताइए, इसको आंसर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कैसे बताएंगे, तो बांगर और खादर लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे, बांगर और खादर में मिट्टी में 2 अंतर निम्नलिखित है, पहला स्टेप लिख देंगे। इसमें आपका पूरे क्वेश्चन के अंक मिलने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अपने अनुसार लिखेंगे। कई लोग लिखते हैं क्या, फर्स्ट करके इसके अंदर दोनों लिखते हैं डिफरेंस, और ऐसे करके लिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, 2 कॉलम बना देंगे, यहाँ पे 2 खंड में बांट देंगे कॉपी को, और पहले में लिख देंगे क्या, मान लीजिए बांगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, बांगर इसमें लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, खादर लिख देंगे, ठीक है, खादर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपके बन जाते हैं, तो बांगर और एक खादर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप लोग इसके डिफरेंस क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। तो पहले बांगर में ऐसे लिखेंगे, और इसमें आप लोग बांगर में आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो बांगर में आपके लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बांगर में तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले में क्या लिख देंगे हम लोग, तो पहले में लिख सकते हैं कि जो बांगर है वो क्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर कुछ बना ठना के लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह देंगे कि नदियों द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ मृदा के अवसाद को क्या कहते हैं हम लोग, बांगर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बांगर मृदा है, ये क्या है, बांगर और खादर दोनों ही क्या है, आपके जलोढ़ मृदा के ही, जलोढ़ जो मृदा आप लोग पढ़े हैं कि जलोढ़
जलोढ़ मृदा है इसी के प्रकार है, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसमें लिख देंगे कि नदियों द्वारा लाए गए ये पुराने अवसाद होते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देंगे खादर जो है वो नदियों द्वारा लाया गया क्या है, नवीनतम अवसाद मृदा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए एक एक डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरे डिफरेंस में आप लोग क्या लिखेंगे, दूसरे डिफरेंस में लिख देंगे बांगर में कि ये क्या होती है, ये मृदा थोड़ा कम उपजाऊ होती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ से कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि जो मान लीजिए अगर पुराना मृदा क्या है, पुराना हो गई है तो इसलिए इसका उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इसमें क्षमता पैदावार का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद से खादर में क्या लिखेंगे, ये नई मृदा है तो इस तरह लिख देंगे ये क्या है, यह जो खादर खादर मृदा है ये थोड़ा ज़्यादा उपयोगी होती है, इसमें उपज ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ इसमें जोड़ के लिख सकते हैं कि यह नदियों द्वारा लाया गया न्यूनतम औसत है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, आपको लिखेंगे क्या कि इसमें फसल अधिक यह उपजाऊ होता है, इस फसल के लिए अधिक लाभदायक होता है खादर मृदा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें दो डिफरेंस लिख सकते हैं और भी इसके डिफरेंस आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो ही लिखना है, दो आप लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चल देते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं। 23 में कह रहा है मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। तो आपने इसके पहले एक प्रश्न में मैंने बता ही दिया है कि साक्षरता क्यों अनिवार्य है। अगर आप लोग साक्षर रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग किसी भी कार्य को स्मार्ट तरीके से करेंगे। हर एक चीज़ में आप लोग सारे अपने भूमिका को देखेंगे, क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या हमारे लिए हानि है, ये सब आप लोग जानते होंगे। और आपको लिखवाया भी क्या होगा कि मानव विकास के लिए साक्षरता दर क्यों अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप लोग शिक्षित हैं तो आप लोग हमेशा अपने प्रगति को ध्यान रखते हुए ही कार्य करेंगे। इस प्रकार से आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, अपने कॉमन सेंस लगाकर। यानी कि इसके इंग्लिश में दिया हुआ है वाई लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट, क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों यह ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि क्या है, यह अधिक आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। तो चलिए ये हमारा था क्या, 2-2 मार्क्स के थे क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना था, फिर भी आप लोग 2 मार्क्स लेना है तो अच्छे तरीके से लिखना ही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। तो हमारा लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आप लोग को और बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। 2 नंबर जो इसमें पाए थे और इसमें आपको 3 नंबर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रश्न नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 24 में देखिए कह रहा है कि खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना है। आपको खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान में रखेंगे, सेम उसी तरह से लिखेंगे क्या कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद से इस टाइप वाइज आप लोग जिस तरीके से आप लोग चाहे ये कॉलम बना के चाहे या आप लोग फर्स्ट स्टेप डाल के लिखें कि ये खुली बेरोजगारी ये है और इसके एवं या अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी ये है। इस प्रकार से आप लोग करके लिख सकते हैं। या इस पे क्या करेंगे, आप लोग खुली बेरोजगारी यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख देंगे इसमें। अब आपको डिफरेंस मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप लोग इसमें डिफरेंस क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस चलिए हम लोग देखते थे यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या है, तो खुली बेरोजगारी सबसे पहले आप लोग यहाँ से याद रखिए खुली बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो खुली बेरोजगारी कहते किसे हैं, नाम से ही पता चला है खुला हुआ, ठीक है। यानी कि देखिए कोई भी व्यक्ति है वह क्या करता है, कार्य करना चाहता है लेकिन क्या होता है उसको काम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या कहलाता है, खुली बेरोजगारी उसको कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये होता है कि यहाँ पे काम तो मिलता है लेकिन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा काम है और इसमें क्या करते हैं लोग 10 व्यक्तियों को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। या मान लीजिए आपको आपके ही घर में कोई काम करना है, जो आप लोग पाँच लोग आप लोग उस काम को कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें आपको 10 लोग को लगा दें, तो उसमें क्या होगा कि जो आपको पैसा मिलना होगा उसके आधे ही मिल पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये भी मतलब लोग रोजगार तो है लेकिन क्या है, बेरोजगार है, क्योंकि उनको कार्य के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें ये आपके प्रच्छन्न बेरोजगार है। अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या आप लोग लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए जो आपकी खुली बेरोजगारी है ये आपको केवल शहरों में देखने को मिलती है, ठीक है। शहर के लोग क्या करते हैं, अगर भाई एक लोग के काम है तो एक ही लोग करेंगे, इसमें क्या होता है, नहीं तो साफ घर पे भी बैठे रहेंगे। तो ये शहर वाला ही बेरोजगारी खुली बेरोजगारी में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
प्रछन्न में क्या होता है, ये गांव में देखने को मिलता है। प्रछन्न बेरोजगार क्या है, गांव में देखने को मिलता है। कैसे आप लोग कह सकते हैं, तो देखते होंगे कि गांव में थोड़ा व्यवहार चलता है। तो मान लीजिए कोई भी अगर देखते हैं दो लोग बैठे हुए हैं घर पे और दो लोग काम करने जा रहे हैं, तो कहते हैं चलो लो हमारे साथ ही काम कर लेना, और क्या होगा, दोनों लोग बांट लेंगे लो पैसे को। तो इस प्रकार से वो व्यवहार में काम कर देते हैं लोग। तो ये आपके क्या है, ये प्रछन्न बेरोजगार में आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बढ़ा चढ़ा कर 2-3 और डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसमें आपके मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा कहाँ से खुली और यहाँ पे दिख लिए हो। चलिए यहाँ से जो इसमें अगर ये वाला आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में बढ़िया से, तो आप लोग क्या करेंगे, अथवा करके दिया है आपको, ऑफर दिया है एक क्वेश्चन का, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ बताया है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, राइट द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट बताना है। ठीक है, तो यानी कि जो आपको जंगलों से एकदम डायरेक्टली आपको मिलता है, लाभ होता है जो, उसको आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो ये तो भी सिंपल है, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या इसके किस। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे, देखिए वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं, पहले ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद से आप लोग क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए लिख दीजिएगा क्या, थोड़ा सा इसमें 1 2 3 नहीं करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग लिखना है। ठीक है, तो एक एक लाइन, तो पहले स्टेप 1 लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 1-2 लाइन में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कम से कम 3 स्टेप लिखना होगा, 3 नंबर करके। ठीक है, तो देखिए पहले में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि वनों से हमें क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप में क्या होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। सबसे पहले यही लिख देंगे। इससे यहाँ पे लिख देंगे कि हम वनों से हमें लकड़ी प्रत्यक्ष रूप में लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने घर मकान वगैरह वगैरह इसमें क्या करते हैं, हम लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पहले स्टेप में लिख दीजिएगा। फिर देखिए दूसरे स्टेप डालिएगा यहाँ पे, और फिर क्या क्या लिखिएगा आप लोग, तो फिर दूसरे में आपको क्या होता है, तो लिख दिएगा कि वन क्या है, वन हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो लोग ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा हो गया। यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है या महत्वपूर्ण है, जो जो क्या है, वनों से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस दूसरे में लिख सकते हैं। तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, तो तीसरा लिख सकते हैं कि वन क्या है, वर्षा लाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जहाँ पे आपके वन देखने को मिलता होगा, वहाँ पे बारिश जो है वो एकदम कंटिन्यू होती होगी वहाँ पे जिससे मौसम के अनुसार वहाँ पे बारिश क्या है, हमेशा होते रहता है। नहीं, जहाँ पे वन नहीं है वहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से लिख सकता है कि वन क्या है, बारिश लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा भी लिख सकते हैं, चौथा में क्या लिख देंगे कि वन क्या है, बाढ़ को रोकने में भी है, रोकने में क्या है, उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से आप लोग 4-5 लिख सकते हैं इसमें, लेकिन आपके 3 मार्क्स हैं तो 3 लिख देंगे तो आपके लिए बहुत ही अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पे चल जाते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन की डाउट्स है फिर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको सारे क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 25 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। चलिए यहाँ से हम लोग दीर्घ पे चलते हैं। सॉरी यहाँ पे 25 नहीं, हम लोग 24 देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे 25 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 25 नंबर में देखिए क्या पूछा गया आपसे। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, जल की कमी के चलते राजस्थान के लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड करा है बाई पीपुल ऑफ राजस्थान ड्यू टू द क्या करा है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी से। ठीक है, कह रहा है कि क्या पानी की कमी से क्या वे लोग समस्या झेलते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि पानी की कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। चलिए हम लोग उत्तर में इसमें लिख देते हैं कुछ। देखिए आप लोग कुछ मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग उसके बाद से आप लोग तो लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आप लोग को पता है क्या लिखना है, इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रूव होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए लिखना है कि आपको कि जल की कमी से के चलते राजस्थान के लोगों को क्या होता है, निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले स्टेप में यही लिख दीजिएगा। इस केवल पहले स्टेप में आप लोग को क्वेश्चन लिख देंगे, तो यहाँ से क्या होता है, एग्जामिनर आपको देखेगा कि हाँ कुछ बच्चा क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से लिख पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इतना आप लोग कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको लिखेंगे पहला समस्या में क्या लिख देंगे, पहला स्टेप करके कि देखिए राजस्थान में के लोग क्या हो गए, पानी की कमी से वो अपने फसल को नहीं उगा पाते। ठीक है, ऐसे पहले लिख देंगे, जिससे क्या होता है कि वो खाने के लिए और बहुत कुछ के लिए ऐसे लिख देंगे, खाने के लिए क्या है, थोड़ा सा परेशान रहते हैं। मान लीजिए जब फसल ही नहीं उगेगा तो उनके खाने के लिए कहाँ से प्रोवाइड कोई भी वस्तु होगा। तो पहला तो यही हो गया इसका डिफरेंस। दूसरा लिख देंगे क्या कि
पानी की कमी से वे लोग अच्छी तरीके से अपने शारीरिक क्रियाओं को नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी की कमी है तो आप लोग नहा नहीं पाएंगे समय समय से, उनको बीमारी होगा, ऐसे वगैरह बहुत चीज़ मतलब हो जाएगा। पानी की कमी से आप लोग पी नहीं पाएंगे समय से पानी, तो ये सब आपकी समस्याएं हो जाएंगी इनके दूसरे स्टेप में। और आप लोग थर्ड स्टेप में क्या लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप में भी अपने अनुसार आपके कॉमन सेंस लगा के कि पानी की अगर कमी हो जाए तो उससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्या हो सकती है, ये नहीं आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या होती है, पानी की कमी से ही क्या हो जाएगी, वहाँ पे गर्मी भी बहुत अधिक होती है। और ये एक और आप लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा कि पानी की कमी की वजह से ही वहाँ पे पूरे क्या है, जितने भी आपकी भूमि है वो सब रेगिस्तान बन चुका है। अगर पानी वहाँ पे रहता तो वो सारे आप हम लोगों के जैसे क्या होता मृदा होती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 3-4 डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं, ये भी 3 ही मार्क्स सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जो आपने कॉमन सेंस लगा के लिखेंगे वही आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए और अथवा किया है, अगर इसके बारे में आप लोग को नहीं अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, और अथवा करके जो प्रश्न आपका है, आज बाघों के सामने कौन से खतरे है, ठीक है, लिखिए, आपको लिखना है कौन से खतरे हैं आपको लिखना है। तो एक्सप्लेन अबाउट द क्या कर रहा है, सीरियस थ्रेट टू टाइगर्स इन प्रेजेंट टाइम, इस समय यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो लिख दीजिएगा क्या, वैसे ही फर्स्ट स्टेप में आज बाघों के सामने निम्नलिखित खतरे हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। या आज बाघों के सामने खतरे हैं जो यहाँ पे निम्नलिखित लिखे गए हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टेप करके फर्स्ट कर सकते हैं या वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बाघों के सामने कौन कौन से खतरे हैं, अगर आपको बुक पढ़ाया गया होगा जो ध्यान से सुनेंगे सब आपको पता होगा। तो क्या क्या है, पहला इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि बाघों के सामने कौन से खतरा है। तो खतरा है कि जंगलों में शिकारी बाघों का शिकार करते जा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी संख्याएं घटती जा रही हैं। पहला तो यही इनका है, ठीक है। बहुत ही अधिक मात्रा में शेर देखने को मिलता था, इसमें क्या हो गया, बहुत कम हो गई है। तो इस पर भारत सरकार भी बहुत सारी इस पर योजनाएं लागू कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें 2-3 कम से कम स्टेप बनाकर इसके बाघों के विषय में आप लोग लिख देंगे क्या क्या उनके लिए खतरे हो रहे हैं। पहले क्या होती है, जंगलों से, एक और आप लिख सकते हैं, जंगलों से क्या हो रही है, रेलवे लाइन पटरियों को बिछा दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जंगली जीव क्या हो रहे हैं उस ट्रैक पे आ जा रहे हैं जिससे ट्रेन से वो कट जा रहे हैं, वो उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इसमें भी बाघों के लिए भी ये संकट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक आप लोग को लिख देना चाहिए। यहाँ पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि एकदम सटीक ही आंसर दिए हैं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड आप आंसर दिया है तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को अब यहाँ पे जुड़वा जो क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं उसमें आप लोग आ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है, आप लोग इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपकी ये 2+4 कह रहा है कि 2+4 यानी कि बराबर 6 अंक का आपका है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग 26 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न में आपका क्या कहा गया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आपका संगठित और असंगठित सेक्टर्स हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करके लिखना है, ठीक है। तो 6 मार्क्स में है, आपको थोड़ा सा इस पे अच्छी तरीके से लिखना होगा। देखिए 6 मार्क्स वाले प्रश्न को कम से कम आपको एक पेज में लिखना होता है, कि जबकि आपको पता होगा कि आपका जो एग्जामिनर जो आपके आपसे जो आपको देता है कॉपी, उस कॉपी के एक पेज में कम से कम लिखना होगा 6 मार्क्स का अगर आपको पाना है तो, ठीक है। तो देखिए तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर निम्नलिखित है, ऐसे पहला स्टेप लिख देंगे। आपको एग्जामिनर को पहले ये जो वर्ड आपका है ये इंप्रूव कर देगा उसको, ठीक है, यानी कि वो नंबर देने में थोड़ा सा भी हिचकिचाएगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप लोग जिस भी तरीके से अगर सेक्टर करके लिखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और आप नए सेक्टर करते हैं तो भी ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे और इसमें लिख देंगे संगठित क्षेत्र यह है और असंगठित क्षेत्र यह है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं डिफरेंस इसको बता दे रहा हूँ, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए संगठित क्षेत्र, ठीक है, पहला स्टेप में देखिए संगठित क्षेत्र क्या है। तो इसमें देखिए संगठित क्षेत्र लिखेंगे आप लोग, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सरकार है जो भी आपको नौकरी देती है उसमें ही आप लोग काम करते हैं, तो वो आपका संगठित क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। और देखिए जो आपका सेकेंड नंबर असंगठित क्षेत्र क्या है, तो वो है आपका किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा क्या होता है, ये क्षेत्र आपके किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही उत्तरदायी होती है। वो मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है, प्राइवेट फैक्ट्री है, तो उसमें आप लोग क्या होते हैं उसमें जाके काम करते हैं, तो वो आपके सरकार का नहीं होता है, वो उस व्यक्ति क्या होता है आपको जब चाहे तब आपको इधर उधर खदेड़ उड़ दे सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आपके पहले अंतर लिख सकते हैं। फिर देखिए ये पहला ही है, दूसरा नहीं लिखिएगा, पहले ये संगठित में और ये असंगठित में। यहाँ पर देखिए अभी दूसरा इस डिफरेंस जो है उसका क्या लिखेंगे, तो दूसरा डिफरेंस देखिए इसमें लिखेंगे क्या
कि आपके कार्य करने की जो समय सीमा है वह निश्चित होती है। ठीक है, जो आप कार्य करने के समय सीमा है वो आपकी निश्चित होती है। अगर सरकारी नौकरी आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आपकी क्या होती है, जब तक आपकी उम्र 65 साल नहीं हुई है, ठीक है, तो आप लोग तब तक कार्यरत हो रह सकते हैं इसमें। उसके पहले अपने अनुसार चाहे तो आप लोग उसमें रिजाइन दे सकते हैं, नहीं तो तब तक आपको सरकार नहीं निकालेगी जब तक आप लोग उसमें कोई गलत काम नहीं कर किए हैं या आप लोग रूल के खिलाफ नहीं हुए हैं, तब तक आप लोग को इसमें कोई नहीं निकाल सकता आपको नौकरी से। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या है, जो आपका असंगठित क्षेत्र है उसमें आपको क्या करेगा, अगर आप लोग को अगर अच्छा भी काम कर रहे हैं तो भी आपको निकाल सकता है, आपको बिना ही किसी नोटिस के भी निकाल सकता है। तो वह उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो आपको कैसे निकालेगा। ठीक है, तो ये आपके दूसरा है, दूसरे में लिख सकता है कि इसमें आपकी कार्य करने की जो समय सीमा है वह निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर इसमें आप लोग तीसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, तीसरा डिफरेंस लिख देंगे कि जो आपका संगठित क्षेत्र है इसमें आपको जो वेतन है वह निश्चित होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, थर्ड वाला क्या है, इसमें जो आपकी आय है वह अनिश्चित होती है, क्योंकि आपके कार्य करने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप चाहे तो इसमें 10 घंटा काम करें तो आपको 10 घंटा के हिसाब से पैसे मिलेंगे, आपको अगर 20 घंटा काम कर रहे हैं तो 20 घंटे के आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो सरकारी नौकरी है इसमें यानी कि संगठित क्षेत्र है, इसमें अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको एक रूटीन है इसमें कि आपको कितना समय का मिलता है, तो आपको 8 ही घंटे के पूरे पैसे मिलते हैं आपको एक दिन का, वो आपका सैलरी के हिसाब से डिपेंड रहता है। उसके आप लोग अधिक काम करते हैं तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, और कम काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो आपको क्या होगा उस तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से अगले प्रश्न पे चल जाते हैं। तो प्रश्न में हमारा इसमें आप लोग और भी लिख सकते हैं, ये आपके 3 ही डिफरेंस बताए हमने, कम से कम एक पेज में कैसे भी आपको जोड़ जान के एक मतलब एक पेज में पूरा लिखना है, लेकिन सारे वर्ड क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली वर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे दिया है, इसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है आपका अथवा करके प्रश्न देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में अथवा रहना चाहिए। ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, कह रहा है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सॉइल इरोजन। ठीक है, यानी कि सॉइल जो आपका प्रदूषण हो रहा है उससे आपको लिखना है, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है कि सॉइल इरोजन यानी कि जो अपरदन कह सकते हैं या उसको प्रदूषण भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए तो आपको क्या बताना है, मृदा अपरदन की से क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, ये आपको डिस्कस में इसमें लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि मृदा अपरदन से अभिप्राय। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपने उत्तर लिखना। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे क्या, उत्तर में आप लोग लिख देंगे कि मृदा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन में क्या लिखेंगे, हेडिंग बना सकते हैं मृदा अपरदन, उसके बाद से लिखेंगे कि मृदा अपरदन से अभिप्राय है कि हमारे उपजों में कम होना, और क्या है इसमें और भी अपने हिसाब से क्या क्या आप लोग यहाँ से थिंक कर सकते हैं, यानी कि आपके 6 मार्क्स है तो अपने थिंकिंग के हिसाब से लिखना है, क्या क्या कितने आप लोग प्रेजेंट माइंड आपका कितना स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जो उपज में हमारी कमी होती है तो उसका कारण भी क्या है, मृदा अपरदन ही है। ठीक है, उसके बाद से और क्या उससे अभिप्राय क्या है, तो आपको बताएंगे क्या कि हम लोग जो इसमें जैविक खाद यानी कि रासायनिक खाद जो भी हम लोग उपयोग करते हैं उसमें छिड़काव में, ये सब क्या है मृदा अपरदन के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए अब उसके बाद से आप लोग क्या लिख सकते हैं, मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों का क्या कर रहा है, वर्णन कीजिए। ठीक है, कारणों को पूछ रहा है, यानी कि केस कर रहा है क्या कि फैक्टर कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कि उनके कारक बताना है आपको क्यों यह हो जा रहे हैं। तो देखिए तो लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा, एग्जामिनर आपको 6 में 6 मार्क्स दे सकता है, आप लोग अगर इम्प्रूव उसको कर सकते हैं, कर पाएंगे तो। ठीक है, तो देखिए हेडिंग बना देंगे मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक। अब इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे कि मृदा अपरदन के कारक निम्नलिखित है, हेडिंग बना के लिख देंगे। उसके बाद से देखिए क्या लिखेंगे, मृदा अपरदन में हम लोग विभिन्न प्रकार के जैविक खादों का रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो क्या है उपज क्षमता कम हो जाती है, तो ये इसके उत्तरदायी कारक हो गए। ठीक है, उसके बाद से आप लोग क्या लिख सकते हैं कि खेतों के मेड़बंदी नहीं करते हैं तो इससे भी आपके क्या है मृदा अपरदन होती है, वहाँ पे भी मृदा कट के इधर उधर चली जाती है, तो ये इसमें क्या होती है उपज में आपकी कमी होती है, उसके जो
उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है मृदा की। तो ये डिफरेंस आप लोग इसमें लिख सकते हैं। और भी जितने भी आप लोग डिफरेंस इसमें जान सकते हैं। पशु चराई से भी इसमें होता है कि पशु चराई अगर होता है तो क्या होती है, उनके खुरों से क्या होती है, माटी इधर उधर होती है, जिससे आपके वो मृदा अपरदन के कारण वो भी बनते हैं। ठीक है, और भी प्लास्टिक वगैरह के जो भी आप लोग जानते हैं, जहाँ तक आप लोग सोच सकते हैं उतना आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मृदा अपरदन में आप जहाँ तक समझते हैं, यानी कि मृदा अपरदन से मतलब है क्या, मृदा पॉल्यूशन क्यों होता है। ठीक है, यही एकदम यानी कि प्रदूषण जो है उसी के अकॉर्डिंग से आप लोग इसमें जोड़ के लिख सकते हैं। आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है, बस आपके कुछ हेडिंग से देखा जाता है, आपको किस स्टाइल में लिखे हैं इसको देखा जाता है, और आपको 6 मार्क्स पूरे पूरे दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारे 27 नंबर प्रश्न भी हल हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ क्या, लास्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न दिया है कि कह रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये लोकेटेड जो भी है, लोकेटेड है, इनको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले में जो आपके हिस्ट्री से और सिविक्स से जो क्वेश्चन थे, यानी कि इतिहास और आपके नागरिक शास्त्र से जो क्वेश्चन थे मानचित्र के 5 नंबर के, और 5 नंबर आपके भूगोल और आपके अर्थशास्त्र से जो आपके क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों क्वेश्चन को मिला के आपके 10 क्वेश्चन जो आपसे मैप से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। और एक वीडियो का लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। उस वीडियो में क्या है, आपको मानचित्र कैसे भरा जाता है, आपके 10 के सिलेबस में क्या है, और उन सारे के रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या है उस मैपिंग में हम लोगों ने सॉल्व कराया है। ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा मैप भरने के लिए। और इस वीडियो को अगर एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग इसकी पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप जितने भी पेपर के सोल्यूशन चाहते हैं उन सारे पेपर के सोल्यूशन करा दिए गए हैं। और आपको जितने भी और लगते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में डाउट्स हैं, इसमें भी हमको वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस सिलेबस पे, इस टॉपिक पे हमको क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग लाइव क्विज में आना ना भूलिएगा, जाके उस वीडियो पे क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। मैं वहाँ से हर एक संडे 6 बजे जो आपका लाइव क्विज जाएगा, जो आप अगर कमेंट कर देंगे तो मैं आपका क्या करेंगे, परमानेंट कर देंगे। वहाँ से आप लोग 6 बजे आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि लाइव क्विज में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइव क्विज हम लोग खेलेंगे, जाकर देखिए कैसे बच्चे खेल रहे हैं। आप लोग देखेंगे एक आध दो वीडियो में डेमो डाल दिया है, सबसे पहले डेमो वीडियो को, और डेली ये लाइव क्विज चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं अपने वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।